हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग एक और बहुत छोटा सा और सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। एएस फिफ्थ का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और हम लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरा चैप्टर, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं एएस फिफ्थ को। देखिए, जो हम लोग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं या कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो हम बनाते हैं, उसमें जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की आइटम आती है, ठीक है, उसमें जितनी भी लाइन आइटम्स आती है उसको हम लोग मेजरली चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो चार पार्ट होंगे? सबसे पहला तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। देखिए, मोस्ट ऑफ द चीजें किस में आएगी? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स, और लास्ट में अदर्स। अदर्स में क्या क्या आ गया? प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, इन चार तरीकों से हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। जो हमने पहला डिस्कस करा, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, 99% चीजें तो पी एंड एल में इसी में ही आ जाएगी, क्योंकि जो भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, वो सब किस में जाएगी? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इसमें केवल डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जा रहे, सारे, जैसे सेल करी वो गया, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सारी चीजें हमारी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। मतलब वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, सब इसमें आएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से। तो पहले पढ़ लेते हैं एएस 5 क्या कहता है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड सच रिलेटेड एक्टिविटीज in which the enterprise engages in furtherance of incidental to or arising from these activities, for example sale of goods, commission received, etc. समझ में आया? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब जितनी भी बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सब इसमें आ जाएगी। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हो जो बाकियों में नहीं जा पाएगा ना, वो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आ जाएगा, क्योंकि बाकियों का स्कोप बहुत छोटा छोटा सा है। नेक्स्ट क्या है? जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ऑर्डिनरी के आगे एक और वर्ड लग गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पहले ऊपर पढ़ा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, अब हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हुआ? मतलब जो ऑर्डिनरी ना हो, मतलब जो फ्रीक्वेंटली ना होता हो, कभी कभार, जो हम लोग रोजमर्रा में अपना बिजनेस चला रहे हैं उसमें ये होता ही नहीं। ये तो एक ऐसी आइटम है जो अब हो गई और आगे फिर कब होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। जैसे ऐसा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल है लॉस बाय अर्थक्वेक। कोई नेचुरल डिजास्टर आया, उसकी वजह से लॉस हो गया। अब ये अर्थक्वेक आना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, ठीक है, हमको जापान में तो रह नहीं रहे। तो ये क्या हो गई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग पढ़ते हैं। इनकम और एक्सपेंस, वो इनकम भी हो सकती है, वो एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, जो क्लियरली डिस्टिंक्ट है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, ऑफ द एंटरप्राइज एंड देयरफॉर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, जो फ्रीक्वेंटली या फिर रेगुलरली नहीं इंकर होंगे। These are disclosed in the statement of P&L as a separate line item. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को आपने समझ लिया, जो रेगुलरली ना होता हो। लेकिन करना क्या है फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम लोग पी एंड एल में अलग से दिखाएंगे। देखिए, अलग से दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ रहा है ना पी एंड एल में, उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या इंपैक्ट पड़ा वो दिखना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए दिखना चाहिए, जैसे हमारा प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए, लेकिन हम जनरली हर साल 8-9 करोड़ रुपए कमा रहे थे, तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि ऐसा क्या हुआ कि इस बार प्रॉफिट इतना कम हो गया। तो हम कहेंगे नहीं, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुई इस बार, एक लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया 2-3 करोड़ रुपए का, उस वजह से नुकसान लगा, अदरवाइज ये नहीं होता। तो अलग से उसका इंपैक्ट दिखा दिया आपने। ठीक है, तो दे आर डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एज अ सेपरेट लाइन आइटम। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अटैच कर ली आपकी, आपने बैंक से लोन ले रखा था, आप उसको रीपे नहीं कर पाए, और ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, रोज रोज तो होती नहीं, और प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, फिर आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी होगी, वो बिक जाएगी, वो बैंक की प्रॉपर्टी हो गई। लॉस बाय अर्थक्वेक एक्सेट्रा। आरटीपी का एक क्वेश्चन देखिए, मई 2018 का। Bela Limited has a vacant land measuring 20,000 square meters in which it had no intention to use in the future.
उनके पास एक खाली, ठीक है, जगह पड़ी थी 20,000 स्क्वायर मीटर की, जिसको वो यूज भी नहीं करते थे और ना उसको फ्यूचर में कोई यूज करने की इंटेंशन थी। कंपनी डिसाइडेड टू सेल द लैंड टू टाइड ओवर इट्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, और अभी उनको कैश क्रंच चल रहा था, तो उन्होंने, ठीक है, उसके लिए उसको जो लैंड पुरानी पड़ी थी उसको बेचना चाहा, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख बाय सेलिंग द सेड लैंड। मोर ओवर देयर वॉज अ फायर इन द फैक्ट्री, और दूसरी तरफ एक आग और लग गई फैक्ट्री में। अ पार्ट ऑफ अनयूज्ड फैक्ट्री शेड वैल्यूड एट रुपीज 8 लाख वॉज डिस्ट्रॉयड, जिसमें 8 लाख रुपए का फैक्ट्री शेड जलकर खत्म हो गया। The loss from fire was set off against the profit from sale of land, and profit of 2 lakh was disclosed as net profit from sale of asset. 10 लाख रुपए आए और 8 लाख रुपए का नुकसान, नेट ऑफ करके 2 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट। ये कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर डन बाय द कंपनी एंड एडवाइज द कंपनी इन लाइन विद AS5। AS5 को ध्यान में रखते हुए बताइए क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है या गलत है। अब आप देखिए, दो चीजें हुई। एक तो इन्होंने पुरानी लैंड बेची, ये लैंड ये यूज भी नहीं कर रहे थे, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई। इट इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ये ऐसी इनकम है जो हम क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ये लैंड तो यूज में भी नहीं आ रही थी, हम ये भी नहीं कह सकते नहीं हम तो रोजमर्रा में यूज कर रहे थे, इसको यूज में भी नहीं आ रही थी। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुई। अब लॉस बाय अर्थ को एक हुआ ना, नहीं, लॉस बाय फायर हुआ 8 लाख रुपए का, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इनको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, ना कि नेट ऑफ करके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट में ले जाएं। तो 10 लाख अलग दिखाई देंगे, 8 लाख अलग दिखाई देंगे P&L में। ये दो अलग अलग आइटम्स आनी चाहिए थी, इनको नेट ऑफ नहीं करना चाहिए था। आई बात समझ में? तो द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होती है? एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हुई? देखिए, है तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही है, लेकिन इनका नेचर एंड साइज कुछ ऐसा है कि कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है इसे हमें अलग से दिखाना चाहिए। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आप लोग 11th से पढ़ते आ रहे हो, इन्वेंट्रीज को हम लोग, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पर दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जनरली पाओगे कि हर कंपनी में कॉस्ट पे ही दिखाया जा रहा है। क्यों कॉस्ट पे दिखाया जा रहा है? क्योंकि नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या इतनी कम हो सकती है कि हमारी कॉस्ट भी रिकवर ना हो? तो ये एक बहुत एक्सेप्शनल आइटम है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली कि हमारी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगी और हमें इससे भी कम पर बेचना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शनल आइटम हो गई। अगर ऐसा हो रहा है कभी कि आपको राइट डाउन करनी पड़ रही है अपनी इन्वेंट्री NRV पे, तो इसको हमें एक डिस्क्लोजर देना चाहिए कि ये एक एक्सेप्शनल आइटम्स है, और P&L में अलग से दिखाना चाहिए ये एक्सेप्शनल आइटम को। आई बात समझ में? तो व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस विद इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर ऑफ सच साइज, नेचर और इंसिडेंस दैट देयर डिस्क्लोजर इज रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द पीरियड, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। इसलिए उसका नेचर, उसको, उन आइटम्स को हमें अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इन एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ये AS के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि ये आइटम हुई है, बताइए इसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल आइटम में जाएगा। तो पहला पढ़िए, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई थी, लेकिन अब इसको बेचना पड़ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए बेचना पड़ रहा है, इसको अलग से एक्सेप्शनल आइटम है, डिस्क्लोज करना चाहिए। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू नेट रिलाइजेबल वैल्यू, और या फिर उसका रिवर्सल आगे के सालों में। डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लिटिगेशन की कोई केस चल रहा था, उसकी सेटलमेंट हुई है, कई सालों से चलता आ रहा था, सेटलमेंट हो गई, उसकी वजह से हो सकता है एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़े आपको, तो उसका इंपैक्ट अलग से दिखाई देना चाहिए P&L पे। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, अगर जो कंपनी है उसकी एक्टिविटीज को रीस्ट्रक्चर किया गया है, जैसे जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि डेट इक्विटी, अगर हम, हमारे पास डेट 60% था, इक्विटी 40% थी, हमने डिसाइड किया कि नहीं अब हमारा डेट थोड़ा कम होना चाहिए, इक्विटी बढ़नी चाहिए, तो उसका कुछ खर्चा हो रहा है, तो वो। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कोई एक्ट चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारा रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट पड़ गया। ऐसा क्या हो सकता है? जैसे हमारे फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, गवर्नमेंट ने लेबर के जो मिनिमम वेजेस हैं उसको बढ़ा दिया,
और पीछे 2 साल पुराने रेट से बढ़ाया कि आपको 1 जनवरी 2023 से आपको देने पड़ेंगे बढ़े हुए पैसे। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो गई। तो ऐसा कुछ होता है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शनल आइटम है। आप देखिए ये टाटा स्टील की एनुअल रिपोर्ट है। टाटा स्टील की एनुअल रिपोर्ट जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने रख रखी है। इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम्स अलग से दिखा रखी है, ये सारी इनकी एक्सेप्शनल आइटम्स है। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय सेपरेशन कंपनसेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, गेन ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू, टाटा स्टील की। समझ में आई? तो ये एनुअल रिपोर्ट में मैंने बस ये दिखाना था कि देखिए अलग से दिख गया, ये अच्छा एक्सेप्शनल आइटम्स है, इस वजह से इसका इतना इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है? क्या प्रायर पीरियड आइटम का मतलब ये है कि जो पीछे के किसी साल से पर्टेन करती हो तो वो प्रायर पीरियड हो जाएगी? नहीं, ऐसे तो अभी ऊपर आपने पढ़ा लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो क्या जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने पीछे 1.5 साल पहले से रेट बढ़ा दिए लेबर के, तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम में आएगा? नहीं, ये तो एक्सेप्शनल आइटम में आ रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम वो आइटम होती है जो हमारी लिखनी रह गई थी पिछले सालों में किसी एरर या ओमिशन की वजह से। 2 वर्ड पर ध्यान देना, एरर या ओमिशन। ठीक है, कोई लेजिस्लेटिव ही चेंज आ रहा है, कोई नया चेंज आ रहा है, कोई रीसेंट डेवलपमेंट है, तो वो कोई प्रायर पीरियड आइटम थोड़ी हुई। प्रायर पीरियड आइटम किस वजह से होनी चाहिए? या तो एरर की वजह से रह गया था, या ओमिशन, या छूट गया था, कोई गलती हो गई थी या छूट गया था। ठीक है, तो प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है? आर इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज इन द करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन। ठीक है, या तो कोई पीछे एरर हो गया था हमारा, या ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर पीरियड्स। ठीक है, समझ में आई बात? दे आर डिस्क्लोज ए सेपरेट लाइन आइटम इन पी एंड एल। ठीक है, इसलिए वो पी एंड एल में अलग से नेचर के साथ, मतलब वो कौन सी प्रायर, खाली प्रायर पीरियड नहीं लिखेंगे, नेचर भी लिखेंगे, क्या है वो दिखाई जाती है। आई बात समझ में आप लोगों को ये? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसका एग्जांपल ये आए कि कोई एक नई डेवलपमेंट हुई, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है पिछले साल की, ठीक है, तो वो कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। प्रायर पीरियड आइटम तब कहलाएगी जब किसी एरर या ओमिशन की वजह से पहले एंट्री बुक नहीं हो पाई, अब करनी पड़ रही है। इलस्ट्रेशन थर्ड देखिए स्टडी मटेरियल की। द कंपनी फाइंड्स दैट द इन्वेंट्री शीट्स ऑफ 31st March 2021 did not include two pages containing details of inventory worth rupees 14.5 lakh rupees। ठीक है, इन्वेंट्री शीट्स में ये 14.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री की डिटेल ही रह गई थी, तो इतना कम काउंट हुआ वो इन्वेंट्री आपकी। फिर स्टेट हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग मैटर इन द अकाउंट ऑफ ओमेगा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। रहा तो ये इन्वेंट्री कब छूटी थी? 31 मार्च 2021 में। अब पूछ रहे 31 मार्च 2022 के साल में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो ये प्रायर पीरियड आइटम कर आएगा पी एंड एल में, और इसका इंपैक्ट दिखाया जाएगा विथ नेचर। आई बात समझ में? इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, ये एक प्रायर पीरियड आइटम कहलाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैनेजमेंट को बहुत सारे एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं अकाउंटिंग करते वक्त। क्या हो सकते हैं वो? जैसे एक आप लोगों को बहुत कॉमन सा पता है, असेट। जब हम असेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी यूजफुल लाइफ को हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। भविष्य में जाकर तो नहीं देख सकते कि ये मशीन कितनी चलने वाली है। ठीक है, एक आइडिया ही लगाया जा सकता है प्रोफेशनल, और वो आइडिया लगाने के लिए जरूरी नहीं है मैनेजमेंट ही लगाएगी, मैनेजमेंट किसी की मदद भी ले सकती है, एक्सपर्ट की। जैसे जो इंजीनियर इस मशीन के बारे में जानता हो कि आपको क्या लगता है कि हम लोगों को ये काम करना है इस मशीन पर, तो आपको क्या लगता है ये मशीन हमारे को कितने साल तक साथ दे पाएगी, तो ये यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट लगा रहे हैं। तो अगर हमने एस्टीमेट लगाया और उसमें आगे चल के कोई चेंजेस होते हैं तो उसको भी हमारे को अलग से डिस्क्लोज करना है। देखिए इस पूरे एएस का एसेंस यही है कि आप लोगों को एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करा, फिर क्या बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अब पढ़ रहे हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फिर पढ़ेंगे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इनमें किसी में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना है, बस ये कहता है। तो accounting estimate may be revised if changes occur in circumstances based on which the estimate was made।
ठीक है, सरकमस्टांसेस, वो स्थितियां बदल गई जिस स्थिति पर हम लोगों ने पहले एस्टिमेट लगाया था। और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, कोई और डेवलपमेंट हुई। ऐसी क्या डेवलपमेंट हो सकती है? जैसे जिस मशीन को हमने यूज करना शुरू किया था, 2 साल बाद वो डाउनग्रेड हो गई मशीन। ठीक है, 2 साल बाद मार्केट में एक नई मशीन आ गई। अब हम पुरानी मशीन से चल रहे हैं और हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स नई मशीन पर ज्यादा बना रहे हैं हमारे से और एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम हमारे पे भी प्रेशर आएगा कि हम लोग पुरानी मशीन को त्याग कर नई मशीन को खरीदें। समझ में आई बात? तो एस्टिमेट बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। The effect of change in accounting estimate is included in determination of net profit or loss in जिस साल में चेंज आया, पीरियड ऑफ चेंज, इफ द चेंज अफेक्ट्स दैट पीरियड ओनली। आगे के सालों में भी अगर आपको लगता है आगे के साल भी इससे इंपैक्ट करेंगे जो हमारा एस्टिमेट बदला है उससे। ठीक है, फ्यूचर पीरियड्स इफ द चेंज अफेक्ट्स बोथ। दिस इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन सेम कंपोनेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस इन विच द ओरिजिनल एस्टिमेट वाज रिकॉर्डेड। ये कहता है इस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को दिखाना कहाँ है? उसी आइटम के साथ ले जाकर दिखाना है जहां पर ओरिजिनल एस्टिमेट रखा हुआ है। जैसे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बदले हैं, ठीक है, तो वहीं पर जाकर आपको दिखाना है कि एस्टिमेट बदलने की वजह से हमने प्रोविजन बढ़ाया है या घटाया है। Change in accounting estimate having material effect in current or subsequent periods. Nature and amount to be disclosed. If unable to quantify, fact should be disclosed. तो P&L में तो इम्पैक्ट दिखा दिया, ठीक है, P&L में तो गया, लेकिन एक अलग से डिस्क्लोजर भी देना होता है इसका। ठीक है, कि हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट बदलने की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा। जो हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं उसमें डिस्क्लोजर जाता है। आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कुछ नोट्स टू अकाउंट्स जाते हैं। इलस्ट्रेशन 5 देखिए आप लोग अपने स्टडी मटेरियल की। इन द करंट ईयर ए लिमिटेड चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी। When A Limited recomputed depreciation retrospectively as per the new method, deficiency arose in the depreciation in respect of past years. Therefore, it reduced the carrying amount of asset by the amount of deficiency, and such change in carrying amount has been debited to the statement of P&L as an extraordinary expense. इसको extraordinary item माना गया। देखिए, डेप्रिसिएशन का मेथड बदला एसएलएम से डब्ल्यूडीवी। ये क्यों बदला होगा? क्योंकि इंपैक्ट पड़ा होगा लाइफ ऑफ असेट पर। आपको लाइफ ऑफ असेट चेंज लग रही होगी। आपने जो पहले एस्टिमेट लगाया था कि यूजफुल लाइफ इतनी है, अब आपने रिवाइज कर दी उसकी यूजफुल लाइफ, इस वजह से आपने मेथड बदल लिया। तो वेदर द चेंज इन कैरिंग अमाउंट, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानना गलत है। आई बात समझ में? तो इट इज कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब नेक्स्ट आता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि AS1 में हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। वैसे अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका सिस्टम जो होता है वो अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी में, मतलब जिस तरीके से हमने जो तरीके बना रखे हैं अकाउंटिंग करने के, उसमें कोई चेंज आ रहा है। अब देखिए, उस चेंज का कोई इंपैक्ट पड़ रहा है तो इंपैक्ट कितना पड़ा वो बताना है। अगर इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ा तो ये एक डिस्क्लोजर देना है, फैक्ट बताना है कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में करते हैं उसी तरीके से आपको दिखाना होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम लोग सेल करते हैं एक इंटरमीडियरी के थ्रू। ठीक है, एक इंटरमीडियरी हमारा एजेंट है जिसके थ्रू हम बेचते हैं, तो उसको कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। हमने अभी तक सिस्टम बना रखा था कि हम सेल वैल्यू को नेट ऑफ कमीशन कर कर दिखाते हैं कि 100 रुपए का बेचा उसने, 10 रुपए वो लेता है, तो हम 90 रुपए की सेल दिखाते हैं। अब हमने डिसाइड किया नहीं, हम कमीशन जो उसको पे कर रहे हैं उसको अलग से डिस्क्लोज करेंगे, सेल वैल्यू ग्रॉस जो 100 रुपीज का हमने बेचा उसको अलग से शो करेंगे। एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई है। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी कवर्ड इन AS1। फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानोगे। किनको? देखिए, अगर कोई सिस्टम पहले था ही नहीं, आप एक नया सिस्टम लेकर आए हो, उसके लिए पॉलिसी बनाए, तो उसमें क्या चेंज? ये तो कोई सिस्टम था ही नहीं, एक नई चीज आई है, तो उसके लिए तो पॉलिसी पहली बार ही बन रही है, तो वो कोई चेंज नहीं कहलाएगा। ठीक है,
Adoption of an accounting policy for transactions that differ in substance from previously occurring transaction. For example, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम। अब एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम हमने तैयार की, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स देते हैं। इससे पहले एक एडॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता था रिटायरमेंट पे। एडॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं थी, बस एक ग्रॉस अमाउंट एक रफली एक चलता था, हम इतने पैसे दे देते थे रिटायरमेंट पर। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया, फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बनाई गई। या फिर एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वर इमटेरियल, जो पहले कभी होती ही नहीं थी, एक नई चीज आई है आपके यहाँ। ठीक है, और उसके लिए कोई नई पॉलिसी आप बना रहे हो तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं स्टडी मटेरियल के। इलस्ट्रेशन 2 देखिए। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 a medium sized manufacturing company wrote down its inventory to NRV by 5 lakh rupees. Is a separate disclosure necessary? राइट डाउन कर दी इन्वेंट्री, कहां पढ़ा था आपने, याद होगा आपको, ये हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल आइटम्स में। ठीक है, इसको एक्सेप्शनल आइटम करके दिखाएंगे। A company signed an agreement with the employees union on 1st September 2022 for revision of wages with retrospective application from 30th September 2021. पीछे एक साल से आपने एम्प्लॉयज के जो चार्जेस हैं उनको, मतलब जो वेजेस हम पे करते हैं उसको रिवाइज कर दिया, बढ़ा दिया। दिस वुड कॉस्ट द कंपनी एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख रुपए। इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी? क्या इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? क्या इसको हम लोग प्रायर पीरियड बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि किसी एरर या ओमिशन की वजह से नहीं छूटा था पिछले साल में, ये तो एक नई डेवलपमेंट है। ये क्या हुई? एक्सेप्शनल आइटम हुई। ठीक है तो ये ऑर्डिनरी ही, लेकिन आपने एक पॉइंट पढ़ा था, मैं दिखा देता हूं आपको। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इस तरीके से ऑल्दो लेजिस्लेशन चेंज नहीं हुआ, आपने ही एक नई चीज करी है, कोई गवर्नमेंट ने चेंज नहीं करा, बट फिर भी आप इसको दिखा सकते हो अंडर एक्सेप्शनल आइटम। एक और इलस्ट्रेशन देखिए। Explain whether the following will constitute a change in accounting policy or not as per AS 5th. Introduction of formal retirement gratuity scheme by employer in place of ad hoc ex gratia payment to employees on retirement. ठीक है, ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है क्योंकि आपने सिस्टम बदला है। Management decide to pay pension to those employees who have retired after completing 5 years of service in the organization. Such employees will get pension of 20,000 per month. अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम, अब स्कीम ही नहीं थी पहले, नई स्कीम आई है तो पॉलिसी भी नई बनेगी, ये भी कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहती। अब एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जनवरी 21 में एक बार कोविड की वजह से जनवरी में हुआ था पेपर, ठीक है, और अब तो जनवरी में हो गई आगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम या फिर ऑर्डिनरी एक्टिविटी। आपको बताना है कि इनको आप कहां फिट बिठा सकते हो। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, प्रायर पीरियड है या ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। आपको एक मिसिंग दिख रहा होगा इसमें, सोचो कौन सा नहीं है? एक्सेप्शनल आइटम। फिर लेकिन आपको ध्यान है एक्सेप्शनल आइटम भी ऑर्डिनरी ही होती है, बट उसका नेचर एंड साइज ऐसा होता है, उसको अलग से दिखाना होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इसमें एक्सेप्शनल दिखे उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको मजबूरन? ऑर्डिनरी एक्टिविटी, क्योंकि उसने एक्सेप्शनल आइटम का तो दिया ही नहीं। एक्चुअल बेड डेट्स टर्निंग आउट टू बी मोर देन प्रोविजन, आपका एक्चुअल बेड डेट ज्यादा हुआ आपने जितना प्रोविजन बनाया था। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ये किस में आएगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, इसका मतलब आपके एस्टीमेट में दिक्कत है। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव आ रहा है। आपने पॉलिसी बना रखी थी हम कॉस्ट पर करते हैं, लेकिन अब रिवैल्यूएशन मॉडल पर कर रहे हो। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कोई खर्चा आप कर चुके हो लेकिन गवर्नमेंट अब आ गई कह रही है कि ये लो आपके पैसे तो जो आपने खर्चा किया था। क्या ये रोजमर्रा में हो सकता है ऐसा कि हम कोई खर्चे करें और गवर्नमेंट आकर दे दे? ऐसा होता तो नहीं है नॉर्मली। तो ये क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज,
ऑपरेटिंग लीज को गलती से फाइनेंस लीज में बना रखा था पीछे किसी साल में, ये तो साफ साफ गलती दिखाई दे रही है, प्रायर पीरियड आइटम है। ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल की बोरिंग कॉस्ट को कभी कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, ये भी एक प्रायर पीरियड आइटम है, आप एएस 16 में सीखोगे ये। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, याद करिए ये कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल आइटम में, बट एक्सेप्शनल तो है ही नहीं, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीबी, तो ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, आपका एस्टीमेट बदल गया, लाइफ में बदलाव आ रहा है। गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, गवर्नमेंट ग्रांट को हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना था, तो जब उसको वापस कर रहे हो तो भी क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या गवर्नमेंट की ग्रांट मिलने के बाद वापस कर रहे हैं, इसका मतलब कोई नाराजगी है गवर्नमेंट की, आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए। अप्लाइंग 10% डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ 15% ऑन फर्नीचर, ये तो एक प्रायर पीरियड आइटम में गलती है। ठीक है। चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट की यूजफुल लाइफ बदल रही है, तो ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5th। थैंक यू सो